गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? जी, जी हाँ, आज हमारा जो है साइंस है, साइंस के एमसीक्यू कराए जाएँगे। उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी देखते हैं। आपने जिद करनी है 95 मार्क्स से ज़्यादा अंक लेकर आने की इस बार बोर्ड परीक्षा में। उसके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्या मदद मिलेगी? हाई स्कूल के साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट कोर्स 3 तरह से, 3 बार, 3 टाइप से तैयार कराया जाएगा। कौन-कौन से 3 टाइप? अभी हम रैंडमली करा रहे हैं, जो खास-खास पॉइंट है सारा कोर्स करा देंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, ये पहला टाइप है कि रैंडमली हम कोर्स करा रहे हैं। जैसे ये आज साइंस का है, हिंदी का, इंग्लिश, मैथ सभी चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर क्या है? 25 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूरे कोर्स को पूरे कोर्स का गहराई से रिवीजन कराया जाएगा। पूरे कोर्स को गहराई से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक सिरे से, नए सिरे से, फर्स्ट चैप्टर से, खास-खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साइंस के हर चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, एमसीक्यू से अलग हट के। एमसीक्यू की तो एक ही पीडीएफ आपको दे देंगे, ये 2 पीडीएफ में एमसीक्यू है सब। और उसके बाद में 21 जनवरी से 10 फरवरी तक सैंपल पेपर्स कराए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर। लगभग 5-5, 6-6 सभी सब्जेक्टों के करा दिए जाएंगे और इस तरह से सेट किए जाएंगे कि पूरा का पूरा खास कोर्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। 5 पेपर्स में पूरा कोर्स आ जाए, इस तरह से तैयार करेंगे उन पेपर्स को, सैंपल पेपर। ये होगा तीसरा टाइप। और उसके बाद में एक चीजें आपको और मिलेगी। बोर्ड के पेपर में, पेपर से एक दिन पहले, जैसे पेपर है आपका 18 में, पेपर है 19 की छुट्टी है, तो 20 में पेपर है, जो ये 19 वाला दिन होगा, इस दिन आपको 4 घंटे क्लास चलेगी, 3 या 4 घंटे, और पूरी किताब का जो निचोड़ है वो आपको पूरे कोर्स को आपके माइंड में पहुंचा दिया जाएगा। यानी पूरा जो कोर्स है, पूरी किताब का जो निचोड़ है वो यहाँ पर कराया जाएगा, और अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आप अगले दिन उसके अंदर से ही सारा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको मिलेगी। अपने दोस्त को बताइए, आप अपने दोस्त का भी भला कीजिए और उसको बताइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी, चलते हैं हम। हमारा जो है आज का जो विज्ञान का पीडीएफ है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो देखते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? जी, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बटे 2। एफ क्या होता है? फोकस दूरी, और आर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। हमने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, तो इसमें एफ का मान क्या होता है? माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण या लेंस में एफ का मान प्लस का होता है, ये ध्यान रखना है। जी, तो ये फॉर्मूला है, फोकस दूरी एफ बराबर आर बटे 2। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 30, यहां पर रख देंगे। फोकस दूरी एफ बराबर 30 बटे 2, और एफ बराबर 2 से 30 कट गया, कितना हो गया? 15। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा? 15। समझ आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, तो उसके लेंस की अक्षमता ज्ञात करनी है। जी, लेंस की अक्षमता, लेंस की अक्षमता P बराबर 100 बटे एफ, जब एफ का मान किसमें दिया हो? सेंटीमीटर में, फोकस दूरी। और अगर मीटर में दी है तो तब क्या होगा? तब होगा लेंस की अक्षमता P बराबर 1/f, ये होगा। अगर मीटर में दी है फोकस दूरी तो 1/f होगा, 1/f।
अगर सेंटीमीटर में दी है तो 100/f होगा। तो ये किस में दी है? सेंटीमीटर में। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये सेंटीमीटर वाला। तो क्या निकालने हैं लेंस की क्षमता? 100 और बटे में 20, क्योंकि फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी f का मान, फोकस दूरी क्या होती है? f। इसका मान कितना दिया है? 20। 20 से कट कर देंगे, 20 पंजे 100, तो ये आ गया 5। अब देखते हैं हम लेंस कौन सा है। उत्तल। अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस का 5। ये इसका आंसर होगा। समझ आया आपने? अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का, देखो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है f, उस पर वस्तु रखी हुई है, f पर ही वस्तु रख दी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अनंत पर बनेगा। किसी बिंब का, देखो ध्यान रखना है आपने एक बात, एक होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसे इमेज भी बोलते हैं, ये होता है v। और एक होता है वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु की दूरी या वस्तु, तो वस्तु को ही बोलते हैं बिंब। ये होता है u। इसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है। यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी और सीधा बन रहा है। तो बताइए वस्तु उस समय कहाँ रखी होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब होती है तब ही प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और दर्पण की क्या पूछ ली है? वक्रता त्रिज्या। जी, अभी एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर R/2। ये F क्या होता है? फोकस दूरी। और ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है? 10। ये फोकस दूरी का मान यहां रख देंगे 10। और क्या पूछ ली? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है जी। और अपॉन में 2 की इधर मल्टी, जो बटे में होता है गुणा में चल जाएगा। ये यहाँ क्या रह गया? त्रिज्या। और कितना हो गया? 20। त्रिज्या 20। किसी बच्चे का अगर मैथ बहुत कमजोर है, साइंस में भी मैथ होता है और मैथ में तो मैथ है ही, अगर आपके किसी दोस्त का या आपका मैथ कमजोर है और हाई स्कूल में हो, तो इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, इसी पर मैथ्स की 12 वीडियोज हैं, छोटी छोटी 10-10 15 मिनट की, जिनका नाम लिखा हुआ है एमबीएस सीरीज, मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की, ये लिखा हुआ है वीडियोज पर। और 10-10 12-12 मिनट्स की वीडियो है। टोटल कितनी वीडियोज हैं? 12 क्लासें हैं। उसके अंदर बिल्कुल ट्रिक बताइए, वो पढ़ने के बाद साइंस का मैथ और जो मैथ के अंदर मैथ है वो बिल्कुल समझ में आएगा। उसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स बताई है कि 3 में से 5 जाकर क्या बचता है, √3 में √2 ऐड करके क्या होता है, 3 की पावर 0 और प्लस 1/2, इसका क्या होगा, x की गुणा x में करते हैं तो क्या आएगा, और 2x में से 5x को घटा देंगे तो क्या होगा, और x स्क्वायर में x जोड़ने पर क्या होता है, x स्क्वायर में x जुड़ता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो जरूर जरूर देखिए, और मैथ में मजा आएगा वो देखने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है? तो वो क्या होता है, या तो समतल हो या उत्तल हो, तो तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा जी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस के 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस कौन सा होगा जी? देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर अवतल है, अवतल लेंस हो या दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में होती है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। तो सीधी सी बात है, जब माइनस है तो कौन सा होगा? अवतल ही होगा। अब अगर पूछ लिया जाता है कि इसकी अक्षमता भी ज्ञात कीजिए, अक्षमता P बराबर 100/f, P बराबर 100/f। f क्या? फोकस दूरी। और कितनी दी हुई है? माइनस के 25, 25 चौक है 100, तो P का मान कितना आ गया? -4 डायोप्टर जी। डायोप्टर क्या होता है?
किसी भी लेंस की अक्षमता का जो मात्रक होता है, मात्रक मीन्स नापने का तरीका, जैसे हम दूरी को किस में नापते हैं, मीटर किलोमीटर में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, और वजन को किलोग्राम, वजन को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। ऐसे ही अगर लेंस की अक्षमता वो नापी जाती है डायोप्टर में। तो माइनस के 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें खाली पूछा है कि लेंस कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा, माइनस किस में आता है, अवतल में ही आता है, अब जो फोकस दूरी आती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये निर्वात किसे बोलते हैं, निर प्लस वात। वात किसका पर्यायवाची शब्द है, वायु का, हवा का। और निर्मित क्या होता है सॉरी, रहित। तो वायु रहित क्षेत्र, वायु जहां न हो, वायु रहित क्षेत्र, जैसे वायुमंडल से ऊपर जब जाते हैं आसमान में, अंतरिक्ष में, तो वहां वायु है नहीं, जहां वायु नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात, निर्मिस रहित, और वातमिस वायु, यानी जहां हवा रहित स्थान होता है निर्वात बोलते हैं। तो वहां पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, वहां होती है भैया प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है, क्वेश्चन साइंस के कई क्वेश्चनों में इसका यूज करना होता है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है जी, देखना है हमें। एक ट्रिक बताते हैं। दो तो दोष होते हैं, कौन सा, निकट दृष्टि दोष। वैसे तो 4 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन जो मेनली आते हैं वो दूर दृष्टि दोष जी। ये 2 दोष होते हैं, 2 दोष मेन होते हैं। वैसे जरा सी दोष भी होता है दूसरा, लेकिन 4 होते हैं, लेकिन हम इनकी बातें कर रहे हैं जो ज्यादा खास है, मुख्य है। और 2 ही लेंस मैन होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। देखो, ये निकट है, ये दूर है, ये अवतल है, ये उत्तल है। बिल्कुल भूलना नहीं है, ट्रिक याद रखना है। बड़ा दोष का नाम है तो बड़े लेंस का नाम लगेगा, छोटे दोष का नाम है तो छोटे लेंस का नाम आएगा, ध्यान रखना है। निकट बड़ा है 3 अक्षरों का 1 2 3, तो ये है 4 वाला, ये 2 वाला है तो ये 3 वाला, यानी छोटा दोष के साथ छोटे नाम का लेंस, बड़े दोष के साथ बड़े लेंस का नाम। ट्रिक याद रखनी है, ओके। लो, दूरदृष्टि दोष में दूर छोटा तो उत्तल लेंस, समझ आया जी। वो अभी क्वेश्चन कराया था, लेंस की अक्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, अभी बताया जैसे डायोप्टर में नापते जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण C का मान दे रखा है 45 डिग्री, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जी। अपवर्तनांक n बराबर 1/sin C का फॉर्मूला होता है। C कहाँ, C होता है क्रांतिक कोण, ये C का मान कितना दिया है 45 डिग्री, n बराबर 1/1 यानी साइन C का मान कितना है 45 डिग्री, ये जी। n बराबर 1/sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 जी। साइन 45 का मान, आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल गजब ट्रिक से। तो ये कितना है, n बराबर 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो जो 3 बटे हो जाते हैं इस तरह से, तो तीसरी चीज कहाँ चल जाती है, ऊपर, तो ये √2 कहाँ चल जाएगा, 1 के साथ में, यानी ऐसा हो जाएगा n बराबर 1 की √2 में मल्टीप्लाई, नीचे 1, ठीक है। तो सीधी सी बात, √1 की 1 में गुणा कर देंगे, √2 की √2 एकम √2, √2 की 1 में गुणा कर दी, √2 एकम √2, और नीचे 1 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कोई जरूरी नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है √2। तो ये इसका आंसर जी। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न में से किया जाता है। नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, एक लेंस रखते हैं जो जांच करने के लिए, उसमें किया जाता है, या सर्च लाइट जो होती है, जो लाइट होती है हाथ में, उसमें, या दाढ़ी बनाने के लिए, या फिर
जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी में जो सीट के बराबर में साइड मिरर जिसको बोलते हैं, पीछे जो देखते हैं उसमें, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो गाड़ी में ड्राइवर की सीट के पास में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, समस्त मानव नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है? निकट बिंदु देखो, निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर का, और दूर बिंदु होता है, ये निकट है ये दूर है, ये दोष नहीं है, ये बिंदु है। निकट बिंदु दूर बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है अनंत पर, यानी अनंत पर। ठीक है, यानी इंसान 25 सेंटीमीटर लगभग इतनी दूरी से पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इससे पास लाएंगे तो जोर पड़ता है आंखों पर, जोर पड़ता है, स्पष्ट नहीं देख पाता। और इससे पीछे कहां तक सही देख सकता है? दूर बिंदु क्या है आपका? वो अनंत तक होता है। चांद, जिसकी आंखें ठीक होती है वो चांद सितारे भी आराम से देख सकता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर ये इतनी दूरी पर, लगभग 1 फुट, उससे अगर पास लाते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है। और इससे यहाँ बिल्कुल ठीक है, जिसकी आंखें ठीक है वो अनंत तक सही देख पाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पक्षाभि द्वारा किया जाता है, याद रखना। पुतली द्वारा नहीं किया जाता, दृष्टिपटल द्वारा नहीं किया जाता, कॉर्निया कॉर्निया के द्वारा नहीं, बल्कि पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन सबसे कम प्रकीर्णन यानी किस रंग के लिए होता है? वो लाल रंग के लिए होता है, वो लाल रंग के लिए होता है जी, प्रकीर्णन। बताते हैं, क्वेश्चन आता है, जो खतरे के निशान होते हैं, खतरे के निशान, ये जैसे जहाज वगैरह पर ऊपर जो बल्ब होता है या टावर पर होता है वो रेड कलर का होता है। रंग क्या होता है उसका? लाल। इसका एक कारण होता है, देखो, कौन सा रंग अपने रंग को, ये रेड है, ये व्हाइट है, व्हाइट, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, या फिर येलो है, ये सब जितने भी हैं मुख्य 7 रंग, वीबग्योर जो है 7 रंग प्रिज्म में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इनमें से क्या होता है, जो रेड कलर होता है वो अपने रंग को, अपने रंग को, अपनी किरणों को अपने पास ही रखता है, अपने प्रकीर्णन को फैलाता नहीं है। जी, रेड कलर, जो लाल रंग होता है, वो जो लाल रंग का बल्ब हो या कोई भी या फूल भी होता है, वो अपना रंग अपने पास रखता है, वातावरण में प्रकीर्णन नहीं करता है, नहीं फैलाता है, इसलिए वो दूर से भी दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। बाकी रंग जो है, कोई कम कोई ज्यादा अपने रंग को फैलाते हैं, ये सबसे कम अपने रंग का प्रकीर्णन करता है, इसलिए ये अत्यधिक चमकता है। जैसे यहाँ बोर्ड पर आपने ये लाल रंग भी अच्छा दिख रहा होगा। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का, क्योंकि जो उसमें क्या होता है, सबसे प्रकीर्णन आपने देखा वीब गयोर, वीब गयोर। ठीक है, ये 7 रंग जो होते हैं प्रिज्म में दिखाई देते हैं, VIBGYOR, वीब गयोर। तो इसमें सबसे कम किसका होता है? ये गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक इसका होता है, सबसे कम इसका होता है, और प्रकीर्णन सबसे, जी, सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा इसका होता है। तो इसलिए गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बी और वायलेट यानी बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का होता है। जी, अगर आपने भी 7 रंग देखने हैं तो या तो इंद्रधनुष रेनबो में भी दिखाई देते हैं, या एक पेंसिल होती है जो कांच जैसी होती है, उसको धूप में देखो तो तब भी दिखाई देते हैं, या जब माता जी जब कपड़े धोती है तो वहां पर जो सर्फ डालती हैं किसी टब वगैरह में, तो वहां जब बुलबुले हो जाते हैं पानी के, तो बुलबुलों के अंदर धूप में देखना तो वहां पर भी 7 रंग दिखाई देते हैं। जी, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में, निर्वात में, जहां वात नहीं होती है, अंतरिक्ष में। आकाश का सॉरी भैया, थोड़ा गले में दिक्कत है। आकाश का नीले रंग का दिखने का कारण क्या होता है? वो प्रकीर्णन ही होता है। वो क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, देखो,
जी, आपने ये पढ़ा होगा विबग्योर। तो जिस टाइम जी विबग्योर VIB GYOR विबग्योर जी, ठीक है। वैसे तो ऊपर होता है। तो अब देखो आप, ऐसे होता है RO, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये तीन रंग है, ये जिस टाइम दोपहर का समय होता है तो सबसे ज्यादा इन रंगों का प्रकीर्णन होता है वातावरण में, ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू का। इसीलिए इन तीनों रंग को मिलाने पर क्या बनता है, नीला आसमानी रंग बन जाता है। तो इसीलिए प्रकीर्णन होता है इन रंगों का, तभी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जी जी, अगला क्वेश्चन दिखाया हुआ है, किसी लेंस की अक्षमता इतनी है, कितनी है, -2 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। सबसे पहले आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ ये लेंस कौन सा है। अभी बताया था लेंस, ये लेंस कौन सा है, उत्तल है या अवतल है, क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये अवतल है या उत्तल है। कितने बच्चों की समझ में आ गया कि माइनस वाला उत्तल होता है या अवतल होता है, एक बार लिख के बताइए। तो अब देखिए, अक्षमता दी है, फोकस दूरी पूछ ली। अक्षमता P बराबर 1/100/F, ठीक है। अगर F इधर लेकर आएंगे तो P इधर चले जाएगा, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले को हम इधर F इधर इसके साथ आ जाएगा, P इंटू F बराबर 100, और भैया F बराबर 100/P, ठीक है। तो F बराबर 100/P, का मान कितना हुआ है, लेंस की अक्षमता P में मापते हैं ना, तो ये कितना है, -2। अब -2, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और एक जीरो, देखो 2 से 10 काटेंगे, 2 पंजे 10 और एक जीरो 50, और माइनस ये ऊपर आ जाएगा ये, यानी F का मान कितना है, -50 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है ये आपने बताना है, लेंस कौन सा है, अवतल है अवतल, -50 सेंटीमीटर। जी, एक क्वेश्चन फिर है, ये प्लस का दिया हुआ है P का मान, P बराबर प्लस के 20 डायोप्टर, D फॉर डायोप्टर, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। F बराबर जी, देखो यहाँ ये है, और अपोन में P, ये F बराबर क्या करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और प्रकृति बतानी है, यानी प्रकृति का मतलब है कि वो उत्तल है अवतल है। जी, 100/P का मान कितना दिया है, प्लस के 20, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 5। F का मान आया है, F बराबर प्लस के 5 आया है, प्लस के 5। अब आपने बताना ये अवतल है उत्तल है, तो आंसर तो आ गया प्लस के 5। लिखकर बताइए 22वें क्वेश्चन में ये अवतल है या उत्तल है, इसकी प्रकृति प्रकृति अवतल है या उत्तल है। आपको बता दिया था कि F का मान अगर माइनस में है और या फिर प्लस में है, माइनस में है तो वो अवतल होता है, और प्लस में है तो उत्तल। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है इसकी, ये होती है एम्पियर। विद्युत धारा किसमें नापते हैं, एम्पियर में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन से, ओम। और ध्यान रखना है तुल्य प्रतिरोध के फॉर्मूले अगर श्रेणी क्रम है तो R बराबर R1 R2 R3 है। ये जब आपको एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे ना, खास वाले 10, तो उसके अंदर भी ये डाला गया है, वो आपको दिखा दिया जाएगा, हल करा दिया जाएगा कि कैसे इसको हल करना है। और समांतर क्रम में 1/1/R, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 जितने भी आगे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है ओम। आवेश का मात्रक जी, आवेश का मात्रक देखो, आवेश को किसमें मापते हैं हम, कूलाम में, लेकिन एम्पियर प्रति सेकंड को ही कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर प्रति सेकंड भी होता है, ये बीच में प्रति यानी बटे, एम्पियर बटे सेकंड और कूलाम दोनों होते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति पावर, P फॉर पावर,
P बराबर आई स्क्वायर बटे आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, यानी P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। बिजली का जो बल्ब होता है इसमें जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन धातु का होता है, ध्यान रखना। और अगर थोड़ी सी जानकारी लेनी है, देखो थोड़ा समय की बात है, लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल देते वो जब देंगे जब हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के आपको 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे तब आपको देंगे। फिर भी थोड़ा बताते हैं कि टंगस्टन का तंतु क्यों लगाया जाता है। देखो कोई भी धातु होती है जब वो वायु के संपर्क में उसको जलाते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकृत, समझाते हैं। अगर टंगस्टन लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का हो तो जब उसको जलाएंगे तो वो इतना तापमान सहन नहीं कर पाएगा और वो जल जाएगा। लेकिन टंगस्टन एक धातु होती है जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकती है। लोहा कितना कर सकता है? लोहा तो भैया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गल जाता है जी, गल जाता है, गलने लगता है 1000 डिग्री पे। तो टंगस्टन 2500 तक का तापमान सहन करती है। और प्लस में बल्ब के अंदर या तो निर्वात रखा जाता है, यानी सारी हवा से भी उसकी निकाल दी जाती है, या फिर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगर पेपर में आ गया कि गैस कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर, या तो निर्वात होता है या नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन भी हो सकती है या आर्गन भी हो सकती है। अब क्वेश्चन आए दोनों गैस ही क्यों हो सकती है? क्योंकि ये दोनों गैस होती है, नोबल गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। अक्रिय मीन्स क्या होती है? अक्रिय गैस ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अधिक क्रियाशील नहीं होती है। जब क्रिया नहीं करेंगी तो ऑक्सीकृत नहीं होगी धातु। समझ आया? तो दो कारण होते हैं कि टंगस्टन का तंतु लगाते हैं। पहला कारण तो यह है कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करता है। दूसरा कारण यह है कि यह है अक्रिय, यानी ये नाइट्रोजन गैस जो इसमें डालते हैं वो दूसरा कारण होता है, वो जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन इसके साथ क्रिया नहीं करती। विद्युत शक्ति का मात्रा कितना होता है? किसमें नापते हैं? वॉट में। और एक अशुशक्ति में, अशुशक्ति जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉर्स पावर। जो आपके घर में बड़े बड़े जो इंजन होते हैं या मोटर होती है, बिजली की मोटर, तो वो हॉर्स पावर में ही होती है, इसे हॉर्स पावर बोलते हैं। अश्विनी हॉर्स और ये पावर, ये हॉर्स पावर, इसे हॉर्स पावर बोलते हैं। छोटे में ये हॉर्स पावर होते हैं। एक हॉर्स पावर में 740 वॉट होते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रा, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? वॉट होता है। ये आ गया क्वेश्चन। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होता है? 740 वॉट जी। एक क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध है जो तीनों के तीनों 3-3 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध, 1 2 3, प्रत्येक 3 ओम के हैं। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य अभी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताया था भैया। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था R बराबर R1 R2 R3 और R4 R5। तो ये सब श्रेणी क्रम में है। 3 प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन है, आपने डरना नहीं है। 3 3 3 बराबर 9 ओम इसका आंसर हुआ भैया। ओम, ये ओम का साइन है, इसका आंसर कितना हो गया? 9 ओम। 9 ओम ऑप्शन में देखते हैं, ये रहा और 9 जी। अगला क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध है, प्रत्येक 3 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध है, तीनों क्या है? यानी R1 का मान भी 3, R2 का मान भी 3 और R3 का मान भी 3 है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला पता है क्या आता है? अभी बताया था, वो पहले बताया था क्वेश्चन में। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान भी 3, R2 का भी, R3 का रख देते हैं 3 3 और 1/3। देखो नीचे सबके जब बराबर संख्या होती है, अगर मैथ समझ में कम आता है या खासकर जो लड़की होम साइंस है, तो इस चैनल पर MBS की 12 क्लासें हैं। मैथ्स MBS उन पर लिखा हुआ है, वो जरा देखिए, मैथ समझ में आएगा। सारा कक्षा 6 से 10 तक का जो बेसिक मैथ है क्लियर कर दिएगा छोटी छोटी वीडियो में, आपके आगे भी जीवन में काम आएगा। इन तीन में से 3 LCM ले लेंगे और ऊपर सारा ऐड कर देंगे।
जी 1/r बराबर कितना हो गया 1 2 3 3 r बटे 3 3 से 3 कट गया। ठीक है भैया, और ये 1/r बराबर 1 r की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे या इसकी यहाँ 1 मान लेंगे, 1 नीचे मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r एकम r और 1 एकम 1 यानी r का मान आ गया 1 ओम। ये रहा 1 ओम। ये अगर क्लास समझ में आ रही है और मजा आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। और एक ध्यान रखना है, कम से कम अपने 10 साथियों को ये वादा करना है, अपने कम से कम अपने 10 जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर करनी है क्लास, 10 को शेयर करनी है, यानी बताना है उनको कि आप वहां पर पढ़िए और अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। जी ओम का नियम, ओम का नियम आपने पढ़ी रखा है। ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर वी बटे आई, ये होता है। जहां पर आर क्या होता है, प्रतिरोध, वी क्या होता है, विभवांतर, आई क्या होता है, विद्युत धारा। देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे साइंस में, ये ध्यान से सुनिए। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके साइंस में जिसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है डेफिनेशन के बाद में, पहले उसकी परिभाषा दी हुई है फिर उसके बाद एक फॉर्मूला। अगर आप सपोज करो डेफिनेशन भूल जाते हैं, जो परिभाषा दी हुई है वो भूल जाते हैं, यानी ओम का नियम भूल गए आप, लेकिन आपके फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, बस पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध, इसे तैयार करते हैं। देखो किसी चालक का प्रतिरोध विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसे बीच में क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलते हैं इसे, अनुपात अनुपात अनुपात। दोबारा बताते हैं, किसी भी चालक का ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध उसके विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले से आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपके डेफिनेशन याद नहीं है तो ये ट्रिक है। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ध्यान रखना है, शून्य नहीं होता, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, वो सब बिंदुओं पर समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन प्रति यानी बटे, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा भैया बढ़ जाती है। ध्यान रखना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं जी, जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर। जी अगर हमने घर पर बिजली लेनी है और बिजली चली गई है और हमने बिजली का काम करना है तो हम किसकी जरूरत पड़ेगी, जनित्र की, यानी जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। जनित्र की जरूरत पड़ेगी। तो बिजली का संबंध किससे है, यानी अगर हमें बिजली लेनी है तो जनरेटर। ये क्या काम करता है जनरेटर, ये रासायनिक या यांत्रिक ऊर्जा लेता है, रासायनिक और या फिर यांत्रिक। जनरेटर, जनरेटर यानी जनरेटर बोलो या जनरेटर बोलो, जनरेटर क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, जैसे हम इसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं, या फिर यांत्रिक का मतलब क्या है, जैसे हम इसमें ट्रैक्टर से चलाते हैं। ये क्या काम करता है भैया, जनरेटर क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर, वो क्या काम करती है, इसका काम इससे उल्टा होता है। ये विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा देती है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। जनरेटर का क्या काम है, रासायनिक या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को लेना, यानी विद्युत मोटर किससे चलती है, बिजली से चलती है। और देती क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है, वो किसी यंत्र को चलाती है, पंखे को चलाती है, ट्यूबवेल को चलाती है, ट्यूबवेल किसी को भी। ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है। जी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये काफी सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मैन यही फॉर्मूला यूज हुआ है। 1 मीटर लंबे चालक में 2.0 यानी ये 2.0 का मतलब 2 ही होता है, 2 एम्पियर धारा बह रही है और वो कितनी तीव्रता में, ये इतने न्यूटन मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और डिग्री, इतने डिग्री का कोण बना है। देखो ध्यान से सुन रहे,
ये तो लंबाई दी हुई है इसकी। एल का मान कितना दिया है 1 मीटर। जी ध्यान है। विद्युत धारा, धारा क्या होती है आई, आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। जी और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता होती है बी। आपको ना ए टू जेड फॉर्मूला इसके अंदर एक क्लास आने वाली है जिसमें अंदर साइंस के ए टू जेड फॉर्मूले लिखे हुए हैं। छोटी सी वीडियो है 4-5 मिनट की, सारे साइंस के जितने भी ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे जेड तक के किसको क्या बोलते हैं वो क्लास मिलेगी। जी बी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका मान दिया है 2.5 न्यूटन मीटर। जी और ये कोण कितना दिया थीटा 30 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या पूछ लिया, चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल, कौन सा बल, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ बराबर बिल, बी आई एल बिल, बिल साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है और ये इस चैप्टर का सबसे खास फॉर्मूला है जी, ध्यान रखना है। ये एफ बराबर बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा रट लेना जी। तो मान रख दो भैया, बी का मान कितना है 2.5, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है गुणा, आई का मान कितना है, आई का ये 2 एम्पियर, एल का मान कितना है 1 मीटर और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। और ये सवाल भी खास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ बराबर 2.5 और 2 एकम 2 और साइन 30 का मान पता कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, जब आपको मैथ कराया जाएगा, मैथ में भी हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में उन 10 में से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो टॉप 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो सीरीज जल्द आने वाली है, आप अपने दोस्तों को बताइए जी। 2 से कट गया 2, बच क्या गया 2.5 इंटू 1 और एफ बराबर 2.5 बन गया 2.5, 2.5 ये आंसर आया आपका, एफ का मान इतने न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो ये आ गया 2.5, ये आंसर है भैया इसका 2.5। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जी ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, इस पीडीएफ के अंदर, इस क्लास के अंदर लास्ट के यानी आधा साइंस कवर कर दिया इसने, बहुविकल्पी जो एमसीक्यू क्वेश्चन। आपके जो ओएमआर शीट भरनी आएगी ना, उसके आधा चैप्टर के, आधे चैप्टर के, पूरी बुक के आधे जो चैप्टर है यानी 5-6 चैप्टर के एमसीक्यू के अंदर डाले हुए हैं खास खास। कौन सी आहार श्रृंखला को बनाती है जी, अब देखते हैं ध्यान से देखिए। खाद्य श्रृंखला, क्या घास को गेहूं खाता है, नहीं खाता। क्या गेहूं को आम खा जाता है, गलत। यहां चलते हैं, बकरी को गाय खाती है, बकरी को गाय खाती है, नहीं खाती है। घास को मछली खाती है, मछली को बकरी, ये भी गलत जी। घास को बकरी खाती है, बिल्कुल खाती है। बकरी को शेर खाया जाता है, बिल्कुल 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 खाया जाता है। तो आहार श्रृंखला बस यही है, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ये वाली जो सीरीज है। निम्न में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, कौन सी रोकती है, ओजोन, ओजोन परत जिसका निर्माण भैया O और O2 के मिलने पर O3 होता है। ठीक है, ये O3 किसका फॉर्मूला है, ओजोन का। और ये क्या काम करती है, पृथ्वी जो है उसके ऊपर इसकी परत बनी हुई है ऐसे ओजोन की, और वो क्या करती है, जो सूरज के पास से पराबैंगनी किरणें आती है तो उनको वापिस रिफ्लेक्ट कर देती है जी, उनको आने नहीं देती, क्योंकि वो शरीर के लिए, सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत के लिए कौन सी गैस हानिकारक है जो पृथ्वी से नुकसान पहुंचा रही है, वो है CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है जी, तो ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अरे ये आ गया वो तो क्वेश्चन। ओजोन परत अक्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ कौन सा, ओजोन परत का जब विनाश करती है यानी नुकसान देती है वो CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक दो क्वेश्चन शायद रह गया, देखते हैं जी। 41 क्वेश्चन, निम्न में कौन, ये गौर नहीं है, गैर क्या है,
कौन? जी, ये गैर है भैया, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जी, बताते हैं आपको जैव निम्नीकरणीय कौन-कौन से थे। ये जैव निम्नीकरणीय से बाहर वाला पूछ रहा है। जी, जो पदार्थ जो पदार्थ जब हम उन्हें डाल देते हैं अपशिष्ट के रूप में और वो पदार्थ छोटे-छोटे शैवाल द्वारा, कीटाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे हम अगर सब्जी का कोई छिलका डाल देते हैं, तो 10 दिन बाद नहीं मिलता, छोटे जीवाणु खा जाते हैं। कोई खाने का कोई पदार्थ डाल देते हैं, तो खा जाते हैं। जैसे कोई लकड़ी भी डाल देते हैं, तो लकड़ी को भी कुछ साल के बाद वो खत्म हो जाती है। और भैया कोई सब्जी, फल, फ्रूट, यहाँ तक कि कोई छोटा-सा जंतु भी अगर कहीं मर जाता है, तो उसके भी छोटे जीव-जंतु, शैवाल कुछ समय के बाद उसे चट जाते हैं, खा जाते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा कौन-सा है जो वो नहीं है, यानी वो गैर है। गैर मीन्स बाहर है। जैव निम्नीकरणीय किसको बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय में कौन आते हैं? हरे पौधे, यानी छोटे-छोटे जीव-जंतु इसका निम्नीकरण कर देते हैं, खत्म करते हुए हरे पौधे को नष्ट कर देते हैं कुछ दिनों के बाद। लकड़ी भी है, हरे पौधे भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, जो सब्जियाँ अगर कहीं गिर जाती हैं, डाल देते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो छोटे-छोटे जीव-जंतु उसे निम्न करके खत्म कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं होती भैया, काँच की बोतल नहीं होती है, प्लास्टिक नहीं होती है। ये सब क्या है? ये गैर या फिर अजैव निम्नीकरणीय, अजैव अनिम्नीकरणीय आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन पारितंत्र का जैविक घटक है? जी, पारितंत्र का जैविक, देखो एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जहां पर भी, जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हम इंटर के क्लास, जो इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताते हैं। जैव और जीव और जैविक, जहां भी ये तीन शब्द हो तो तुरंत माइंड में आप ध्यान रख लेना, पेड़, हरे पेड़ पौधे या जीव जंतु की बातें हो रही है। यानी जब भी जीव, जैव और जैविक का मतलब हो, तो इनका संबंध केवल इनसे ही है और किसी से, ये ध्यान रखना है जो सांस लेने वाले। तो पारितंत्र में जैविक घटक कौन से हैं? ताप नहीं है, वायु नहीं, खनिज नहीं है, हरे हरे पौधे होते हैं। क्योंकि जैव, जीव, जैविक का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, हरे पौधे होते हैं। निम्न में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो, पारितंत्र किसे कहते हैं? जहां पर ऐसा सिस्टम हो कि छोटे जीव जंतु भी हो, वायु भी हो, सारी चीजें वहां पर उसके लिए, उनके लिए खाना भी हो, तो ऐसा, ठीक है। तो कृत्रिम कौन सा है? कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया हुआ, निर्मित। एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक होता है जो भगवान बनाता है, ठीक है। तो कृत्रिम कौन सा है? जो इंसान ने, जिसकी रचना की, इंसान ने बनाया। वन तो है नहीं, वन तो प्राकृतिक है। ये घास स्थल भी प्राकृतिक होता है, मरुस्थल भी प्राकृतिक है। लेकिन मानव निर्मित कृषि भूमि, देखो कहीं पर, जैसे आपने देखा कहीं पर कृषि नहीं होती, तो इंसान ने वहां पर मिट्टी डालकर और छोटे छोटे पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए। कुछ लोग अपने बड़ी छत होती है तो छत पर लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो मानव निर्मित कृषि भूमि होती है। इंसान ने कोई भूमि इस तरह से बनाई, वो भूमि उपजाऊ नहीं है, उसमें जैसे आप छत पर बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो मानव निर्मित भूमि होती है, ठीक है। तो ये कृत्रिम परितंत्र है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास में मजा आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। आपने कम से कम 10 अपने फ्रेंड्स तक शेयर करनी है वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी तरह से आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी 10th की और 12th की, इंग्लिश, हिंदी और आपका बायो, ये सब मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।